बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लैब में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई, जिसके बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब ने 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत कर दिया और इस दस्तखत के बाद आईनी तरमीम बाज़ाब्ता आइन का हिस्सा बन गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुरी के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने पार्लिमानी लीडर से कमेटी अरकान के नाम मांग लिए हैं। सेनेट सेक्रेटरीट से JUI, PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी से एक एक नाम तलब किया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद 26वीं आईनी तरमीम बाज़ाब्ता आइन का हिस्सा बन गई है। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद जो आईनी बहरान था वो टल गया या अभी भी बाकी है? देखिए जी, ये तमाम रात और उससे पहले की कई रातें जो हैं वो ये बहस होती रही, तकारीर होती रही। मैंने तो ज़्यादा इसको नहीं देखा, फॉलो किया। सुबह मैंने देखा कि क्या तरामीम आई हैं और किस तरह से मामला आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं इसमें सिर्फ एक बात ये बताऊं कि जो आईनी तरामीम है, एक तो पेचीदा बहुत है, जो आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो समाअत की उसके दौरान भी उन्होंने कहा कि अभी हम देखने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि कौन से मामला किस अदालत के अंदर आते हैं। दूसरा मतलब जजिस की तकर्रुरी, आईनी बेंच, ये सारा। दूसरा जो इसके बारे में मेरा तासुर है वो ये है कि एक तो वही बात है कि सिस्टम जा रहा है। सिस्टम, मैंने कभी हुकूमत या अरेंजमेंट की बात नहीं की, मैंने सिस्टम की बात की है। सिस्टम एक पैकेज होता है, कॉम्बो पैकेज। सिस्टम जा रहा है। अच्छा, वो उसकी अलामत ये है सबसे पहली कि ये जो तरामीम है जो भी की हैं, ये सारी की सारी तरामीम जो हैं, इसमें मुस्लिम लीग नून का क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है? और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है? क्या है? आईनी अदालतें बनेंगी, नहीं। इसमें अगर किसी तरामीम में, अगर ये मेरा तासुर गलत भी हो सकता है, अगर नेट फ़ायदा किसी का है तो वो तहरीक इंसाफ का है। नंबर 1, फाइज ईसा साहब रुखसत हो रहे हैं और वज़ीर कानून साहब जो हैं उन्होंने खुद कहा कि वो तो चाहते ही नहीं थे कि वो रहें। अच्छा, चलें, हम मतलब ठीक है, वज़ीर कानून साहब की इस बात पे यकीन कर लेते हैं कि फाइज ईसा साहब जाना चाहते थे पहले। पहली बात, फाइज ईसा साहब जा रहे हैं। जो फाइज ईसा साहब की वजह से ये पूरा ये जो अरेंजमेंट है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उनका। अब वो जा रहे हैं, भाई ये कैसे? उससे पहले तो था कि वो उम्र की जो हद है वो बढ़ जाएगी। फिर ये बात हमने सुनी कि रिटायर्ड जज साहिबान को लगाया जाएगा। बहुत कुछ सुनते रहे ना, तो वो तो नहीं हुआ इसमें। तो फाइज साहब, अब फाइज साहब अगर नहीं है तो उसके बाद मंसूर अली शाह साहब हों या उसके बाद बाकी जज साहिबान हो, कोई भी हो, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। वो तो पता ही किसी का नहीं ना। जज साहिबान के जो फैसले हैं वो तो देखिए ना, फाइजा साहब एक तरफ खड़े थे ना, इस पूरे सिस्टम को वो उन्होंने संभाला था, इस पूरे अरेंजमेंट को। तो वो जा रहे हैं अगर, तो अब वो कोई भी जज आ जाए तो वो बात तो नहीं है ना। नंबर 1। नंबर 2 के रिटायर्ड जजेस को लाना था, वो किधर गए? उनको लाके आईनी बेंच में बिठाना था, वो भी इसी अदालत में यही जज साहिबान होंगे जो आईनी बेंच में होंगे। और जो नंबर 2, नंबर 3, फौजी अदालतें नहीं है, मिलिट्री कोर्ट्स नहीं है इसमें, इन तरामीम में उनको कोई शक्ल नहीं दी गई। तो वो तो फौजी अदालतें जो है वो तो एक पूरा इनका जो था वो यही था सारा कि भाई फौजी अदालतें और ये वो सारा, वो तो नहीं है इसमें। अच्छा, फिर उसके बाद जो इशू है वो ये है कि देखें कौन से मुल्क में वजीर आजम ऐसे हैं जो कि सवाए ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश हुआ और जिस तरह से खान साहब की गवर्नमेंट गई, वो जो भी उसके पीछे कहानी है वो छोड़ दें अब, ये वो तो, लेकिन बहरहाल वो एक आईनी तरीके से गए, आईनी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन उससे पहले जो है, जो वजीर आजम गए, तो वो वजीर आजम तो सारे जो हैं वो चाहे फैसले ठीक हों या गलत हों, लेकिन भुट्टो साहब के फैसले को अदालत, दुनिया भर की अदालतें जो हैं वो अदालती कत्ल करार देती हैं।
इसमें कोई शक नहीं। भुट्टो साहब के साथ जो मामला हुआ उस वक्त तो ना मीडिया था, ना हमें खबर है कि क्या, लेकिन ना उनकी इतनी कोई आखिरी मुलाकात कैसे हुई। बाद में लोगों ने बताया कि आखिरी उनके दिनों में कैसे उन पे पाबंदियां थीं और क्या हुआ मामला और ये। लेकिन उन पे जो इल्ज़ाम लगा था, वो इल्ज़ाम तो जो था वो ये था कि उन्होंने, मैंने कहा पहले मैं कह रहा हूँ कि अदालती कत्ल, लेकिन उन पे इल्ज़ाम लगा था वो तो जिसमें मसूद महमूद बन गए थे वादा माफ गवाह, वो तो कत्ल का लगा था, आईनी नहीं था। अदालती कत्ल, फैसले में अदालती कत्ल था, ना अपील की गुंजाइश, ना कुछ, ना वो अजीब ज़ाहिर ज़िया-उल-हक साहब के दौर में। और अदालत ने उसको अब आके इतने सालों के बाद उसको ठीक भी किया उस फैसले को। लेकिन बाकी जो केसेस हैं, अब मिसाल के तौर पे इंतहाई हमारे मोहतरम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, अब वो जब गए, देखिए क्या हुआ था, स्विट्जरलैंड खत लिखना था, $60 मिलियन पड़े थे और वो 12 डब्बे। अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए। हमारे बड़े करीबी दोस्त वाजिद शमसुल हसन साहब वो वहाँ पहुँचे हुए थे, वो डेट गुजरने वाली थी, अदालत ने साहब लिखे हैं, उसमें से पैसे निकल गए, वो खत नहीं लिखा उन्होंने उसके ऊपर। तो ये आईनी मसला था, ये आईनी मसला था, ये कोई आईनी मसला था नहीं। इसी तरह से जो नवाज शरीफ साहब का इशू है, वो उसमें देखें ना, उसमें नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी वो एक अकामे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर, बिल्कुल तो ये कोई केस ही नहीं है कि अकामा जो है, बेशुमार लोगों के पास जो है वो अकामे होते हैं, वो सारी लोग क्या अकामे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं? नहीं, वो बिल्कुल एक फैसला ऐसा है जिसके बड़े सवाल उठते हैं। लेकिन दूसरा भी तो इशू है कि चलें जी वो पनामा लीक्स आई थी, वो उसमें पीपल्स पार्टी भी वहाँ पे गई थी अदालत में, सिर्फ तहरीक इंसाफ तो नहीं गई थी, जमात इस्लामी भी गई थी, और वो उसमें मनी ट्रेल का इशू था, वो छोड़ दें। लेकिन वो आईनी इशू नहीं था, इशू आईनी नहीं था, इशू जो था वो दूसरा था। अब मुझे ये बताएं कि ये जो 190 मिलियन बॉन्ड का केस है अंसाब पे, ये तो कि ये तोशाखाना, ये कोई आईनी केस है? ये तो वो केस हैं जो इत्तेसाब अदालतों के केस हैं या जो सीआरपीसी के फौजदारी मुकदमात हैं। आईनी मुकदमा कौन सा है? और माजरत के साथ मुझे आईनी मुकदमात से कोई लेना देना नहीं है। देखिए आइन के मुकदमात वहाँ हैं जैसे ये भी आया था कि इंतखाबात की तारीख क्या होगी, फंस गया था आइन खामोश हो जाए, जहाँ जरूरत होती है आइन खामोश हो जाता है, जहाँ जरूरत होती है मर गए लोग, खप गए, आइन खामोश है, तो वहां पर एक आइनी मामला आ जाता है। लेकिन अदरवाइज इस मुल्क के जो इश्यूज हैं, वो तो सबसे बड़ा इशू है करप्शन और माफियाज और एलिट कैप्चर और स्मगलर्स और जनाब कभी शुगर, कभी ये, कभी हर एक के पीछे एक गठजोड़ निकलता है। बेहतरीन सियासतदान इस मुल्क में मौजूद हैं, मैं सियासतदानों के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा, लेकिन सरपरस्ती किसकी होती है? उसमें आपका अदालती निज़ाम भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, कहीं ना कहीं आपके जो पुलिस का सिस्टम है वो भी, कहीं ना कहीं आपकी ब्यूरोक्रेसी भी, जबरदस्त लोग भी हैं, लेकिन ये पूरा गठजोड़ होता है। इशू ये है सारा कि ये आईनी मामलात हैं, ये कोई आईनी मामलात हैं, ये तो करप्शन है। जो शुगर स्मगल हो रही है तो बाकी मामलात हैं सारे, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, पैसा बाहर चला गया है, ये तो फौजदारी मुकदमात हैं, कत्ल गारत, बाकी तो आईनी मामलात तो बहुत थोड़े हैं। और जितनी शख्सियात हैं, मुझे बताएं कौन सी शख्स, एक शख्स मेरे ख्याल से है जिनके ऊपर एक आईनी हवाले से एक मामला है, वो जो कासिम सूरी साहब कि उन्होंने उस वक्त वो फैसले के ऊपर पाबंदी नहीं की और जो भी हुआ रात को, वो उसके ऊपर एक आईनी शूट था। बाकी तो आईनी मामलात में तो मुझे नहीं पता कि कौन से लोग ऐसे हैं जो आईनी, या मुशर्रफ साहब का एक आईनी मामला था, बाकी तो करप्शन है, मेगा करप्शन है, वो मुकदमात हैं। तो ये आईनी अदालत अगर बन जाती है तो उन मुकदमात में तो सजाएं उधर से होनी है। ये आइन के एक अजीब व गरीब किस्म की मैंने बात सुनी कि सियासी शख्स, ये किसी ने पता नहीं कल तकरीर में की या सुबह अखबार में मैंने पढ़ा, क्या हुआ, कहते हैं सियासी शख्सियात के ऊपर जितने जराइम है वो तमाम आइनी होते हैं। मैंने कहा ओ खुदा के बंदे, यानी एक
बंदा किसी को गाड़ी के नीचे दे दे, गोली मार दे किसी को, उसको कहे कि मैं तो फलाना सियासतदान हूं, तो पुलिस छोड़ देगी उसको। अच्छा जाओ जाओ जी, आप ये तो सियासी, ये तो आईनी मामला है, ये तो अदालत तय करेगी, आईनी अदालत तय करेगी कि इसने कत्ल किया है कि नहीं किया। भाई ये किस तरह की बातें करते हैं। तो ये तो सारा जो इशू है, तो मुझे तो इससे कोई इशू नहीं है, मेरा सामने तो एक आम आदमी के लिए तो ये बड़ी ये, मगर ये फिर इसको पेचीदा बनाने की क्या जरूरत थी। एक कमेटी बनेगी, 2 कमेटियां बनेंगी, आईनी अदालतें बनेगी। ओ भाई, आईनी अदालतों ने कब किसी वजीर आजम को, किस वजीर आजम को आईनी अदालत में भेजा है? मुझे तो नहीं पता, नाहलियत हुई है। अब वो जो है, वो जो मुकदमा चल रहे हैं, अब मुझे बताए ना, जो मुकदमा चल रहे हैं, फर्ज करें वो केस तो कोई बंद नहीं हुए, एहतसाब ये चल रहा है ना, तो ये आईनी बन जाएंगे? ये कैसे होगा? ये इनमें से कौन सा मुकदमा आईनी बन जाए? कैसे आईनी बनेगा मुकदमा, मुझे बताएं कैसे बनेगा? और उस वक्त जो है वो अदालतें जो हैं वो ये देखेंगी कि 1 मिनट हट जाएं, क्योंकि ये जो है ये हुकूमत में बैठे हैं, इसलिए हम जजों को आगे, ये मुझे कोई सर पैर इसका अभी तक, जैसे देखें मंसूर अली शाह साहब को समझ नहीं आया, उनको नहीं समझ आया, जज साहिबान को नहीं समझ में आ रहा, अभी बड़े बड़े माहिरीन कानून को समझ नहीं आ रहा, ऐसा मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये मुझे नहीं समझ। अच्छा, उसके बाद आप देखें वो उधर से उन्होंने कहा 8 जज साहिबान ने या 11 ने, किसी ने, कि वो तहरीक इंसाफ एक हकीकत है और रहेगी, और सारा दिन कल का जब तक मैंने तकारीर सुनी और शाम तक की बात चल रही, तो कहते रहेगी जी तहरीक इंसाफ अपना मुसवदा पेश करे, तहरीक इंसाफ अपना इसका मतलब तहरीक इंसाफ है ना, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो नहीं है फिर। तो जब खुद ये मैंने खुद सुना है, ये स्पीकर साहब के मुंह से भी, और ये चेयरमैन सेनेट के मुंह से भी, और बिलावल साहब के मुंह से भी, और ये सागदार साहब, बाकी सारे लोग के तहरीक इंसाफ भी अपना पेश करे, तो तहरीक इंसाफ को फिर तहरीक इंसाफ है ना, तो फिर यही तो उन्होंने कहा था कि वो है तहरीक इंसाफ। तो जब उनको हाउस में तहरीक इंसाफ कहा जा रहा है, तो फिर सुन्नी इत्तेहाद वाला चक्कर ही खत्म। मतलब ये इसमें बड़ा कंफ्यूजन, देखिए मुझे जो इसमें नजर आ रही है ना बात, मुझे लगता है कि ये सारा का सारा इनका कोई मामला तय हो गया तहरीक इंसाफ के साथ, और इन्होंने कहा कि ये आपको प्लेट में रख के पेश करते हैं, और अब यह है कि वो आइंदा क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा। लेकिन ये है कि ये कोई कमेटी बनेगी, वो कमेटी वो नाम देगी, अच्छा कमेटी अगर नाम नहीं देगी, कमेटी में वो तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं आई, तो उसके बाद सीनियर मोस्ट खुद ब खुद बन जाएंगे। ये भी अजीब, मतलब ये इसका इनको इस पूरे अरेंजमेंट को क्या फायदा था, क्या फायदा हुआ है मुझे बताए ना। मतलब अब किसी वजीर आजम को नहीं भेजा जा सकेगा भाई, किसी को नहीं भेजा वजीर आजम को, वो करप्शन के सही गलत छोड़ दें, या सीआरपीसी के केसेस सही गलत छोड़ दें, आईनी नहीं थे मामला, आईनी मामला में थोड़ी आइन तोड़ने में थोड़ी कोई घर गया, तो वो तो कोई तौहीन लग गई, कोई करप्शन केस है, कोई सही गलत छोड़ दें उसको, कोई जैसे भुट्टो साहब का केस अदालती का, तो वो सीआरपीसी के केसेस हैं। तो अब यह है कि वो तो एहतसाब, मुझे बताएं एहतसाब अदालत की जो नीचे अदालतें होंगी, तो वो क्या उनकी अपील आईनी अदालत में जाएगी? ये जो सियासी शख्सियात होंगी उनके मामला आईनी हो जाएंगे, खुद ब खुद सियासी नहीं रहेंगे? ऐसे नहीं होता। ये मुझे नहीं पता इन्होंने कैसे ये बनाई है, और मुझे तो लगता है कि इन्होंने जो है ये तहरीक इंसाफ के लिए बनाई, खान साहब को बड़ा फेवर दिया इन्होंने। अब ये है कि उसमें से मतलब ये ग्रुप बनेगा, फलां बनेगा, उनके लोग टूटेंगे, नहीं टूटे, छोड़ दें, वो सारी तो बात की किस्से कहानी है ना। असल तो बात ये कि फौरी तौर पे इनको क्या फ़ायदा हुआ है, इनको क्या फ़ायदा मुझे बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आईनी मामला जो हैं, मुझे बताया ना अभी ये पिछले दिनों क्या होता रहा है, FVR, ये स्मगलिंग, ये बात हुई है ना SIFC की तरफ से कि स्मगलिंग और ये मामलात हो रहे हैं, और ये करप्शन को पकड़ना है, माफियाज को ख़त्म करना है, ये बाकायदा ISPR की प्रेस रिलीज में बात है, ये गठजोड़ है। और ये गठजोड़ क्या है, जो समझता हूं कि पॉलिटिक्स को और बाकी सारे मामलात को, तमाम मामलात, अदारों को, बाकी जो आपके पुलिस है, इवन अदली उसका, सबको उस माफिया करप्शन से अलग करना है जिसकी एक सरपरस्ती होती है। तो बात यह है कि ये आईनी नहीं है मामला, ये CRPC के केसेस हैं, ठीक है ना, फौजदारी मुकदमा हैं, आईनी नहीं है।
तो मुझे नहीं पता कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज को और इतना कॉम्प्लेक्स बना के कि बहुत पेचीदा और ये जनाब 3 साल के लिए होंगे और उम्र पहले होगी और कुमार आ जाएगी, ये क्या है? इससे मतलब इसमें से क्या निकलेगा मुझे नहीं पता। इतनी इस एक्सरसाइज में से सवाए इसके कि इन्होंने तहरीक इंसाफ और खान साहब को रिलीफ दे दी, ठीक है, मुझे नहीं पता, बाकी ये खुद समझाएंगे। मेरी नाकस अकल में तो यही आ रहा है कि सीआरपीसी के मुकदमा आईनी अदालतों में नहीं चलेंगे। लूट मार, कितनी लूट मार हो रही है पाकिस्तान में, सारे मुकदमा खुलेंगे तो उधर जाएंगे। आईनी कैसे हो गए वो? अच्छा जी, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात जो है वो ये है कि वो कैसे सही हो या गलत हो, वो बहुत बड़ा सवाल है कि नैब हमेशा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज हुई है। वो अपनी जगह पर नुक्ता नजर जो है वो अपनी जगह 100% दुरुस्त है कि नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुई है, जिसकी वजह से उसकी अपनी साख क्या है कि भाई वो जनाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तो वो ठीक हो गए, वो दूसरे हो गए। यही तो इशू चल रहा है इस मुल्क में। वो उधर नून में से वो निकल आई, कभी शीन निकले, ये जब पीपल्स पार्टी में से पेट्रियट और ये सारे बनते रहे तो नैब इस्तेमाल हुई है ना, और भी नैब। तो ये बात, लेकिन बात मेरे कहने की कुछ और है। मैं कह रहा हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी लाजिम है, और इस पूरी एक्सरसाइज में से ये कैसे मिला नुक्ता, ये मुझे नहीं पता। क्योंकि उधर से उन्होंने जो नैब की तरमीम की तो वो केस एफआईए को चले गए हैं सारे। उन्होंने नैब में से वो तरमीम की तो एफआईए को चले गए केस, वो मौजूद हैं सारे। और इसमें ये करप्शन के केसेस तो जो हैं वो तो इसमें नहीं आते, आईनी तो नहीं है वो। तो देखते हैं कि इन्होंने, अब जाहिर है कि कोई सामने आएगी बात, बाकी उम्र कितनी होगी, ये कम होगी, वो कम होगी, दूसरा तज होगा, चौथा आ जाएगा, 5, ये सारे फरोई मामला हैं। अभी तो इन्हीं जज, यही जज है ना अभी तो, इन्हीं में से, और रिटायर्ड भी नहीं है, रिटायर्ड जज कोई नहीं होगा इन्हीं अदालत में, इन्हीं में से होंगे। चले देखते हैं कि मतलब अब जज साहबान को भी समझ में आ रहा, तो मुझे तो इतना ही समझ में आया। बहरहाल दूसरी जो बात है, एक पुरस्कार सी खामोशी जैसे हमारे यहाँ छा गई है ना कल, बिल्कुल इतना जो हल्ला गुल्ला होता रहता है, फिर खामोशी छा जाती कि अब क्या होगा भाई, अब क्या है, अब क्या इसमें से पटारे में से क्या निकलेगा। तो उसी तरह से एक पूरे जो इस वक्त आप देखेंगे जैसे चेस बोर्ड, इत्तेफाक से मैं उसके साथ उसकी मिला रहा हूँ बात को, लेकिन जो एक तेज जंगों के दरमियान एक पुरस्कार खामोशी है। एक तरफ जंगें, चीखें लोगों की जो कराहनी की आवाज़ें ज़ख्मियों की गज़ा में, लेबनान में, मगरिबी किनारे में हज़ारों की तादाद में। दूसरी तरफ जो है वो एक पुरस्कार सी खामोशी भी है कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा। अच्छा, उस अब क्या होगा में 2-3 वाक़यात पहले ज़रा हम कवर करते हैं, क्योंकि एक ही चेस बोर्ड में तो उसको सारे वाक़यात के डॉट्स आपस में मिलाता हूँ जितने भी दुनिया में। अब अपना अपना ज़ाहिर है कि हर एक का होता है नुक्ता नज़र। मैं कभी यूक्रेन को अलग नहीं करता, जो बाकी जगहों पे इवेंट्स हैं, बाकी जगहों के इवेंट्स को अफ्रीका से अलग नहीं करता है, मैं तो सबको मिला के पढ़ता हूँ। अब यह है कि जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है, सेक्रेटरी ब्लिंकन अपना 11वां दौरा इस रीजन का, जो मशरिक़ वस्ता या मगरिबी एशिया का, वो 11वां दौरा शुरू आज से करने जा रहे हैं। और उसमें जो है, मैं अगर थर्ड स्लाइड यहाँ पे देखूँ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की, तो ये उनका जो ट्रैवल है मिडिल ईस्ट का, ये वो इसमें जो उन्होंने डेट्स तो काफ़ी, थर्ड स्लाइड अगर हम दिखा सकें तो इसमें तारीख जो है वो तो उनकी लंबी है, यानी एक उसमें दिन तो ज़्यादा हैं, ठीक है ना, लेकिन यह है कि 21 से 25 तक। लेकिन उसमें जो मुल्क है वो एक ही मेंशन है कि वो इसराइल एंड अदर कंट्रीज, बाकी मुल्कों में जाएंगे। पहले वो इसराइल जाएंगे, ठीक है, इसराइल का दौरा करेंगे और बाकी, और फिर उसके बाद वो जा रहे हैं। एक तो ये कि वो यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशन थी 1701, वो 1701 जो कि 2006 में, जिसके तहत हिजबुल्लाह और इसराइल की जंग ख़त्म हुई थी, और वो मतलब है कि क्लियर नहीं हुई, इसराइल वापस नहीं गया वो कुछ इलाकों के ऊपर। हम पहले भी बात कर चुके, ब्लू लाइन तो खैर पहले से है, लेकिन ये है कि वो ब्लू लाइन एक मुतनाज़ ब्लू लाइन है। तो वो 1701 के नतीजे में वो जंगबंदी हुई थी। लेकिन अब यह है कि उस जंगबंदी से बढ़ के बात होनी, तो सेक्रेटरी ब्लिंकन का ये दौरा बहुत अहम है। और ये देखना यह है कि क्या सेक्रेटरी ब्लिंकन, जो ग़ालिबन उनका ये आखिरी दौरा होगा इस रीजन का,
क्योंकि उसके बाद तो इलेक्शन होने जा रहा है अमेरिका में। तो क्या वो इसमें कामयाब होते हैं या नहीं, ये सेक्रेटरी ब्लिंकन के लिए एज ए डिप्लोमेट, एज अ यूएस टॉप डिप्लोमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये मामला यहाँ ख़त्म, देखें फ़र्ज़ करें कैमिला हैरिस भी आ जाती हैं तो सेक्रेटरी ब्लिंकन की पोजीशन तो नहीं फिर ठीक रहेगी ना, चेंज उनको। अगर ये कामयाब हो जाते हैं इस मरहले पे भी, तो शायद ये कि अगर कैमिला हैरिस जीतती हैं तो ये उनकी टीम का कोई रुकन बन सके। लेकिन अगर जंगें छेड़ के ये वापस जा रहे हैं तो फिर तो ये कोई मुनासिब डिप्लोमेट नहीं होंगे। ट्रंप आ गए तो खैर अलग बात है, बिल्कुल ही ये होंगे नहीं। तो ये इनका आखिरी दौरा है गालिबन। अब इस दौरे के दौरान जो है वो दूसरी जो शख्सियत हैं वो है वाइट हाउस के नुमाइंदा खसूसी एमॉस ह्यूस्टन। एमॉस ह्यूस्टन जो है ये वही जो कि जिनके बारे में बात में हम कर चुके हैं, जो गैस और तेल के ज़खायर और लेबनान और ये सारा तय कर रहे थे पहले, और बड़ा उनका इन्फ्लुएंस है। वो बैरूत पहुंचे हैं, वो बैरूत में हैं, और उनकी वहाँ पे जो वज़ीर आज़म हैं नजीब मकाती, उनसे भी मुलाकात हुई है। और उनकी जो है वो मुलाकात जो है वो स्पीकर बैरूत में जो नबी बैरी हैं उनसे भी हुई है। ये ज़हन में रखें कि नबी बैरी जो हैं स्पीकर, ये उस हरकतुल अमल के हैं, ये हरकतुल अमल के हैं। वो हरकतुल अमल जिसमें खालिद मिशाल और सैयद हसन नसरुल्लाह और ये सारी शख्सियात हरकतुल अमल में थी। फिर वो हमास बनी थी तो हमास में गए थे। तो ये नबी बैरी जो है, ये सॉरी जो नबी बैरी, उससे उनका ताल्लुक है स्पीकर पार्लियामेंट, तो उनसे भी मुलाकात हुई है। और साथ तो अब ये दो टॉप अमेरिकन डिप्लोमेट्स इस वक्त इस रीजन में हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि अब भी जंगबंदी हो जाए। अच्छा, इसी दौरान जो इसराइल है उनकी तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से एक और डिमांड चली गई है आगे, और वो डिमांड ये गई है कि हम जंगबंदी तो अलग बात है, हमें अमेरिका और बाकी दुनिया इजाज़त दे बाकायदा कि हम लेबनान की एयर स्पेस को हम अपने हमलों के लिए इस्तेमाल करते रहें। जंगबंदी हो भी जाए तो एयर स्पेस हमें दी जाए, या ये कि ज़मीनी फ़ौज या एयर स्पेस। इस दौरान ये डिमांड रख दी है उन्होंने। तो इस दौरान जो है वो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं ये क्या यहाँ पे सीज़ फायर, यहाँ पर यकीनन आएंगे, यकीनन जॉर्डन जाएंगे, यकीनन ये जाएंगे इजिप्ट, यकीनन ये जाएंगे सऊदी अरेबिया, और बाकी मुल्कों में इनको जाना चाहिए, और ये सीज़ फायर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, कतर। लेकिन क्या नेतन्याहू, क्योंकि इसी दौरान जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं लॉयड ऑस्टिन, जो कि जिन्होंने आज यूक्रेन का दौरा किया है, वो भी उनका एक आखिरी दौरा है, क्योंकि जाहिर है कि इसके बाद तो उनको मौका नहीं मिलेगा, इलेक्शंस के लिए उनको वापस जाना है सबको। तो यूक्रेन में थे, तो उन्होंने यूक्रेन में फिर ये बात की, वहाँ पे उनकी ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई है, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से, और उनसे उन्होंने कहा कि थार्ड सिस्टम जो है, जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, वो इसराइल पहुँच गया और वहाँ नस्ब हो गया। लेकिन ये है कि ईरान के ऊपर अटैक अब पीछे चला गया मज़ीद, और मज़ीद पीछे चला गया, क्योंकि 21 तारीख हो गई, 21 दिन गुजर गए। और मैंने ये बात मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि जो दिन गुजर रहे हैं इस दौरान ईरान ने कंप्लीट जो अरब दुनिया है उसका दौरा। अच्छा, बैरूत में जो है वो अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, और अरब लीग के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, ये बात ध्यान में रखें कि अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल, अरब लीग जो है ये सबसे पुराना अरब इत्तेहाद है। यानी इस रीजन का अगर कोई सबसे पुराना इस खत्ते का कोई अरब इत्तेहाद है तो वो जो है वो अरब लीग है। और अहमद अबुल गैद जो हैं, अहमद अबुल गैद जो हैं ये मिस्र के साबिक वजीर खारजा हैं, जो कि अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल हैं। 1944 में अरब लीग बनी थी, 44 में बाकायदा इसका तय हुआ था उस वक्त, और अलेक्जेंड्रिया एकॉर्ड्स जिन्हें कहा जाता है। और फिर उसके बाद जो है वो 45 में, ये यानी दूसरी जंग अजीम के खात्मे से पहले ही अरब लीग बन गई थी। 7 मुल्क थे उस वक्त सिर्फ अरब, कुल मुल्क 7 थे अरब। सऊदी अरेबिया था, मिस्र था, ट्रांस जॉर्डन था, सीरिया था, ठीक है ना, और उसके बाद जो है वो इजिप्ट था। 7 मुल्क थे जी। और इन्होंने अरब लीग बनाई थी।
और इसका हेड क्वार्टर ही इजिप्ट में था। अब इसके 22 अरकान हैं, 22 ममालिक हैं जो अरब लीग में हैं, और 22 में से 8 जो है वो अफ्रीका में है। ठीक है, 22 हैं इसके अरकान हैं और 22 में से, लेकिन ये जो है इसका एक मुस्तकिल रुकन जो है वो 60 की दहाई से फ़लस्तीन भी है, मुस्तकिल रुकन। अच्छा, 79 में जब मिस्र का पैक्ट हुआ, कमाल की बात है कि मिस्र में बना हुआ था, इसका हेडक्वार्टर में मिस्र में है, लेकिन यह है कि अरब लीग से मिस्र को निकाल दिया गया जब मिस्र का पैक्ट हुआ 79 में। तो वो जाके कोई 10 साल के बाद मिस्र की री एंट्री हुई। इस दौरान अरब लीग का जो हेडक्वार्टर था वो त्यूनिस चला गया था। फिर इसी तरह लीबिया को निकाल दिया था, फिर लीबिया मुझे नहीं पता अभी वापस आया कि नहीं, सीरिया तो बहरहाल वापस आ गया, फिलहाल उसको भी निकाल दिया। अरब लीग ने कोई बहुत ज़बरदस्त काम नहीं किया, लेकिन बहरहाल एक बड़ा अरब इत्तेहाद है जी। अच्छा, अब अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल भी वहाँ पे हैं और अमेरिकन भी वहाँ पे हैं, और प्रेसिडेंट मैक्रोन ने भी बात की है कि सीज़ फायर किया जाए नेतन्याहू के साथ, तो वो, और साथ ही स्पेन की तरफ से बात हो रही है कि ये असला बंद किया जाए। यूरोप के अंदर आयरलैंड भी कह रहा है असला बंद करें, और शोर वहाँ पे शुरू हो गया। और आज जो है वो EU के एम्बेसडर को कॉल किया गया तल अवीव में कि जी आप क्या असला बंद करो, इस वक्त मुश्किल वक्त में आप असला बंद करने की बातें कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक सूरत हाल ऐसी है जो बड़ी पेचीदा है। लेकिन साथ ही वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज एक रिपोर्ट जो है वो याहिया सिनवर के हवाले से शाये की है। मैं इनकी अक्ल के ऊपर जो ये जो इसराइल में बैठे हैं लोग, इनकी अक्ल के ऊपर बाज़ दफ़ा जो है ना वो शक होता है कि ये क्या इनका जहन है। इनका ख्याल ये है कि इसके नतीजे में कोई बड़ी कोई कामयाबी हासिल हो जाएगी। वो वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसकी जो अगर 22वीं इसराइल के सिनवार बाय फोर्सिंग हिम फ्रॉम द टनल्स, ये उसकी हेडलाइन है। लेकिन अंदर खबर क्या है? खबर यह है कि अरब निगोशिएटर्स जो थे उन्होंने सिनवार से कहा कि तुम यहां से निकल जाओ इन एक्सचेंज फॉर अलाउइंग इजिप्ट टू निगोशिएट फॉर द रिलीज ऑफ द होस्टेजेस ऑन बिहाफ ऑफ हमास। रास्ता दिया, सेफ पैसेज। याहिया सिनवार डिक्लाइंड, और उसने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट जो इग्नाइट किया है माइट ड्रॉ ईरान एंड इट्स प्रॉक्सी, जो भी इसे सेटलिंग ऑफ रीजनल वॉर बला बला बला। अच्छा, लेकिन जो है वो उसके बाद याहिया सिनवार ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, आई एम नॉट अंडर सीज, मैं उसमें नहीं हूं, घेराव में नहीं हूं, आई एम ऑन पैलेस्टीनियन सॉइल। सिनवार टोल्ड अरब एडिटर्स इन ए डिफाइंड मैसेज कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा छोड़ के। जंग शुरू होने के बाद उन्होंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, उनको कहा तुम छोड़ के निकल जाओ, उनका मैं छोड़। अच्छा, अब इसको जो मैंने आपसे कहा ना कि इसको बाज़ दफ़ा आप कहते हैं कि भाई ये जो है इसको किस तरह से उनका मीडिया जो है वो किस तरह से प्ले अप कर रहा है, क्या इसको वो समझ रहा है कि कोई बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है, वो इसको रीड नहीं कर पा रहा। अब ये 19 स्लाइड देखें टाइम्स ऑफ इसराइल, ये इसको अपनी फतह कह रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि दूसरा इंप्रेशन अरब स्ट्रीट पे क्या जा रहा है। अब टाइम्स ऑफ 19 स्लाइड रिपोर्ट, सिनवार वाज ऑफर्ड अ चांस टू लीव गजा फॉर इजिप्ट ड्यूरिंग वॉर बट रिफ्यूज्ड। यानी हमने उसको एक मौका दिया था। भाई आपकी इस खबर से तो वो मजीद याहिया सिनवार की जो इज्जत और एहतराम है वो बढ़ रहा है कि उसने बंदे ने। अच्छा, फिर उसके बाद यरूशलेम पोस्ट ये कह रहे हैं फेटल मिस्टेक, सिनवर्स फेटल मिस्टेक, हमास लीडर रिफ्यूज अरब ऑफर टू एस्केप गजा। ओ भाई फेटल मिस्टेक नहीं है ये। मैंने कहा ना कि ये जो बयानिया होता है ना, बाज दफा वॉल स्ट्रीट जर्नल को कोट करके वो कह रहे हैं कि उससे सबसे बड़ी गलती थी कि उसने छोड़ने से इनकार कर दिया। ओ भाई उसने कहा मैं फलस्तीनी सॉइल पे हूं, तो और आप वहां का जो मीडिया है वो और उस खबर को ऐसे। अच्छा, फिर उसके बाद ये इसराइल नेशनल न्यूज 21, सिनवार रिसीव ऑफर टू लीव गजा एट द स्टार्ट ऑफ द वॉर, 21वीं स्लाइड वही खबर। अब मतलब है कि आप ही कहेंगे कि यार एक मिनट जरा, ये जो है ना ये इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये शायद मिजाज को नहीं समझ पा रहे। रिवीज न्यू डिटेल्स अबाउट द पीरियड इन विच याहिया सिनवार फ्लेड फ्रॉम IDF एंड अच्छा, लेकिन वो अगर ऑफर टू लीव गजा बहरहाल। अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये है कि क्या ईरान के ऊपर अटैक होगा इसराइल का या नहीं होगा। थर्ड मिसाइल तो पहुंच गए। ईरान के सदर जो हैं वो आज किसी वक्त पहुंच रहे हैं रशिया के शहर कजान में। अगर 2 मिनट ले लें तो उसके बाद ब्रिक पे चले जाते हैं, 10 सेकंड हम ले लें। ये कजान जहां पे ब्रिक्स की समिट हो रही है और वहां बहुत इवेंट्स हो रहे हैं। क्या वहां पर
इंडिया के हवाले से और चाइना के हवाले से बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो कजान का शहर है ना, ये है रशिया में जी। और ये रशिया के मैप पे अगर आप नजर डालें तो रशिया में एक जगह है जिसको कहते हैं तातारिस्तान। तातारिस्तान वो रशिया में है। हम कहते हैं ना उर्दू में तातारी, तो तातारी जो है वो तातारिस्तान से थे और मंगोल अलग थे। मतलब मंगोल, मैं हिस्ट्री में जाए बगैर, मंगोल मंगोलिया में थे, वो चंगेज खान वाले, वो मंगोलिया अलग इलाका है जो किंग डायनेस्टी में रहा, कभी फिर बाद में सोवियत, वो लैंडलॉक कंट्री मंगोलिया बिल्कुल अलग है। ये जो कजान का इलाका है जहां समिट हो रही है, ये तातारिस्तान है। थोड़ा सा मैंने हिस्ट्री को बता दूं ना, हम लोग तातारी, मंगोल तातारी हम एक ही उस तरह कहते हैं। तो मंगोल अलग थे, तातारी जो थे वो यहां थे इस इलाके में, जो कि तातारिस्तान का इलाका है। अभी भी वो रिपब्लिक ऑफ तातारिस्तान ही कहलाता है और उसका कैपिटल है ये जो कजान, जहाँ पे समिट हो रही है। वो मंगोल खानाइट्स वगैरह कुछ अरसे के लिए यहाँ आए थे, तो हमने वो उनके जो आपस के ताल्लुक, वो जो है ना रिलेशनशिप्स बनी, तो हम तातारी और मंगोल एक ही समझते हैं, अलग अलग है। वो मंगोल वहाँ थे और तातार यहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, अब यहाँ पर ईरान के सदर पहुँच रहे हैं और इंडिया से प्राइम मिनिस्टर मोदी भी आ रहे हैं इंडिया के। तो क्या ईरान के सदर की इन हालात में प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात होगी? और क्या शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होने जा रही है? और उसके नतीजे में क्या ये 2020 में जो चाइना और इंडिया के दरमियान हुआ, जो आज उनकी तरफ से बात हुई है कि उसमें मामला तय पा के, क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? और ऐसा होने जा रहा है तो फिर इसको मगरिब कैसे देख रहा है? कॉम्प्लेक्स सिनेरियो। आप वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं जी। तातारिस्तान में क्या होने जा रहा है? जी जी। नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, इतलात है कि मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जा रहे हैं। लंदन गालिबन और फिर अमेरिका, ये शायद पहले अमेरिका और फिर लंदन, लेकिन इतलात हैं पहले भी शायद उनका इरादा था, लेकिन फिर तरमीम वगैरह। लेकिन इन तरमीम में क्या है जी। इसमें मुस्लिम लीग नून को क्या इसमें एडवांटेज है? और इसमें ये तो कहने वाली बातें हैं ना कि वो पार्लिमान के हाथ में तो चले गए इख्तियारात, लेकिन मसला ये कि केसेस CRPC हैं, फौजदारी मुकदमा, उनका क्या बनेगा? मैं ये बार बार बात कर रहा हूँ, वो आईनी इशू है ही नहीं। तो उसमें अब ये है कि देखते हैं कि उसमें से, हाँ, उधर बहुत से मामलात हुए। जो फाइज ईसा साहब, सबसे बड़ी बात तो ये कि फाइज ईसा साहब तो मतलब आसानी से कह दिया कि वो जा रहे हैं घर, और उनको कोई, ये क्या बात हुई? ऐसा तो नहीं करते ना। बहरहाल इन्होंने किया तो जाहिर है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से, या मौलाना साहब को बहुत बड़ा रोल है इसमें, मौलाना साहब को बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो वो भी उन्होंने, मौलाना साहब ने इसमें से तरमीम वगैरह ख़त्म करवाई सारी। इशू जो है वो अच्छा, अब आ जाए, अब ये जो तातारिस्तान के अंदर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और ये है ब्रिक्स। अच्छा, ब्रिक्स की समिट से पहले ये ज़हन में रखें कि रशिया ने ये कहा है कि अगला इलेक्शन अमेरिका का दुनिया की शक्ल नहीं आगे की तय करेगा, ये ब्रिक्स की समिट तय करेगी। वहाँ पे आ रहे हैं जनाब ईरान के सदर। ईरान का ये कहना है कि उनके साथ भी बायलैटरल मुलाकात प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की कोशिश हो रही है ईरान के साथ। अच्छा, अब ईरान और ये हो गया इंडियन प्राइम मिनिस्टर के दरमियान मुलाकात होती है, उसका क्या मैसेज जाएगा इसराइल को और बाकी दुनिया को? उधर अमेरिका थाट सजा के बैठा हुआ है इसराइल को बचाने, इधर वो ईरान से मुलाकात हो रही है। दूसरी जो मुलाकात है वो गालिबन होने जा रही है, जिसकी आज एक, आप समझें कि उससे पहले एक माहौल बेहतर, जो साजगार माहौल बनाने के लिए, वो CBM, वो शी जिनपिंग, प्रीमियर शी जिनपिंग, चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान 1-on-1 यानी बायलैटरल मुलाकात जी। और वो जो मुलाकात है, वो मुलाकात इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उससे पहले आज इंडियन फॉरेन जो सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से कहा गया कि जी जो LAC पे मामलात ख़राब थे वो बड़ी हद तक तय हो गए। उन्होंने एक बड़ा, ये जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी चाइना में गालिबन इंडिया के एम्बेसडर भी रहे।
अच्छा, वो डेस्पैंग और डैम चौक के ऊपर इशू खड़ा रह गया था, बाकी जगहों पे कुछ डिसएंगेजमेंट हुई थी, लेकिन वो बात बन नहीं रही थी कुछ। उसके बाद जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने जो है कुछ देर पहले ये एनडीटीवी से उन्होंने उनकी कुछ समिट हो रही है एनडीटीवी की गालिबन, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो ये मामलात हैं, यानी बैक टू ये 28वीं 20 बैक टू 2020 पेट्रोलिंग पे हम जा रहे हैं वापस। जयशंकर जी जो हैं, इन्होंने एनडीटीवी पे कहा इंडिया चाइना पैक्ट। इससे पहले बात हो रही थी कि जी वो जो है वो पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स हो गए, जैसे आप देखें ना, ये इंडिया टुडे ने कहा, ये 23वीं स्लाइड की, एग्री टू पेट्रोलिंग। अब लेकिन ये एलएससी पे डिसएंगेजमेंट होगी, लीडिंग टू डिसएंगेजमेंट, और उन्होंने कहा कि ये 2020 तक वापस चले जाएंगे। ये बहुत अब एक ट्रिकी जगह है, मामला है, क्योंकि जो अमेरिका है उसके तो इस देखें, वहां पर कल पहुंचे रात को, बड़ा जबरदस्त खाना जो है, क्योंकि तातारिस्तान में हो रहा है ना, कजान वहाँ का शहर है, तातारिस्तान, तो तातार खाने और ये सारे जो है ना, ये मतलब मॉस्को से हटके उनके जो रवायती डिशेज हैं रशिया। तो वहाँ पर जो है वो पहुँचे मोहम्मद बिन यूएई के सदर मोहम्मद बिन जायद और एम्बेसी, और उनके साथ प्रेसिडेंट पुतिन ने ज़बरदस्त किस्म का पहले तो शाइया हुआ, 1-on-1 मीटिंग हुई, बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात, और फिर शुक्रिया अदा किया उन्होंने यूएई का, क्योंकि यूएई की डिप्लोमेटिक काविशों की वजह से यूक्रेन और जो रशिया है, इसका प्रिजनर एक्सचेंज हुआ 8 दफ़ा 8 टाइम्स प्रिजनर एक्सचेंज हुआ है, और पता नहीं कितने 100 कैदी दोनों तरफ से या हज़ारों से बढ़ गए। वो इतने टेंस माहौल में यूएई ने डिप्लोमेटिक रोल प्ले किया। तो यूएई का जो डिप्लोमेसी है, अदर देन उनका जो इकोनॉमिक या टेक्नोलॉजी या बाकी जगहों पे यूएई आगे जा रहा है, वहाँ आप उसकी डिप्लोमेटिक जो रोल है, और मैंने आपसे कहा था कि गजा पे उनका जो स्टांस है वो एड है कि रिकंस्ट्रक्शन और पीस, और वो अपनी ज़ाहिर मुल्कों की पॉलिसी वो बड़े तरीके से, तो वो जो है वो उनका इस्तेकबाल चंद रोज़ पहले जो है वो वाइट हाउस में हुआ था, एम्बेसी को, वो कहते हैं ना बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। अब उनका जनाब इस्तेकबाल शानदार हुआ है, वो ब्रिक्स मेंबर बन गए बाकायदा, यूएई ब्रिक्स मेंबर, और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की कि हम ओपेक प्लस और ये सारी, यूएई तो फुल एक्टिव है। चाइना के साथ उनका कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उनकी। अब वहां पर यूएई के प्रेसिडेंट हैं, तो यूएई के प्रेसिडेंट से वो मिलते हैं, अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर को भी मसला, इशू ये है कि ईरान और चाइना के, अच्छा चाइना के साथ वो मिलते हैं, तो ऐसी 2 दफ़ा इनकी मुलाकात हुई है 2020 के बाद, मुख्तसर सी, वैसे तो बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में कोई 20 के करीब मेरे ख्याल से जगहों पे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन 2 दफ़ा इनकी बात हुई है। एक मेरे ख्याल से इंडोनेशिया में G20 समिट में शायद हुई थी, और एक कहीं और किसी और जगह पे इनकी मुलाकात हुई है, यानी बातचीत हुई है दोनों की, शी जिनपिंग की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की। लेकिन अब इस मुलाकात से पहले एक CBMO है, और बड़ा हुआ है, बड़ा CBM है कि भाई दोबारा 2020 क्या इंडिया और क्या चाइना के दरमियान मामला ठीक हो गए, और इसको कैसे देखेगा वेस्ट, इसको वेस्ट कैसे देखेगा जी। और अगर ईरान के सदर के साथ मुलाकात होती है तो इसको फिर अमेरिका इसको कैसे देखेगा। और इसी दौरान जो है वो सोल में बाकायदा, यानी साउथ कोरिया की कैपिटल में, उन्होंने बाकायदा रशिया के जो एम्बेसडर हैं उनको आज तलब किया, और उनसे बाकायदा इस बात की शिकायत की, या वहाँ पे ये इतराज़ उठाया कि आपके जो रशिया से कहा कि नॉर्थ कोरिया के लोग आपके यहाँ क्या कर रहे हैं, ये यूक्रेन क्यों जा रहे हैं, ये बाकायदा उनके साथ बात हुई। उसके ऊपर जो, अच्छा मैं सिर्फ ये आपको बता दूं कि यूएई की जो मीटिंग हुई है ना, यूएई और उसमें देखें, यूएई 14 स्लाइड, यूएई और रशियन प्रेसिडेंट डिस्कस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, 14 स्लाइड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। अच्छा, और राइटर्स क्या कह रहे हैं, पुतिन सेज रशियन यूएई 13 स्लाइड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है, इंपॉर्टेंट।
अच्छा, अब इसमें जो है इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो उन्होंने बुलाया, साउथ कोरिया ने रशियन इन्वॉय को, और उनसे कहा कि ये नॉर्थ कोरिया के जो लोग हैं ये रशिया क्यों पहुंचे हुए हैं यूक्रेन से लड़ने के लिए। तो उन्होंने आगे से कहा कि हमारे नॉर्थ कोरिया से बड़े डायरेक्ट मुनासिब ताल्लुकात हैं। वो ना हाँ कहा ना उन्होंने ना कहा, रशिया ने उन्होंने कहा, लेकिन उससे कोई साउथ कोरिया के ऊपर कोई असरात नहीं पड़ रहे। ये जहन में रखें। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ ना कि ये कोरिया टाइम्स 11th, रशिया डिफेंस नॉर्थ कोरिया टाइज डिनाई, जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि ये तो जो है ये ठीक है बिल्कुल। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स जो है, ये मैं चंद महीने पहले का आपको दिखा दूं कि प्यूटिन सीज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई थी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नॉर्थ कोरिया के साथ। अच्छा, और आज का फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है कि साउथ कोरिया आज रशिया टू स्टॉप अपेरेंट नॉर्थ कोरिया ट्रूप डिप्लॉयमेंट। अब मुझे ये बताएं, इस मरहले पे अगर नॉर्थ कोरिया के साथ उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और नॉर्थ कोरिया के लोग यहाँ पहुंच गए हैं और उसके ऊपर साउथ कोरिया एहतजाज कर रहा है और वो कह रहे हैं कि हमारा कोई यहाँ पर साउथ कोरिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये तो हमारा साउथ कोरिया के साथ एक डायरेक्ट ताल्लुक है, नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से नहीं लड़ने जा रहा, इतना कहा है रशिया ने। तो ये अब पिक्चर जो है, ये पिक्चर बड़ी अजीब। देखें ना, फाइनेंशियल टाइम्स, साउथ कोरिया आज रशिया टू, मतलब वो अब ये स्ट्रेटेजी उन्होंने ना हाँ कहा है ना ना कहा। उन्होंने कहा आप किस, उनके हमारे जो भी ताल्लुकात हैं वो नॉर्थ कोरिया से हैं, आपके साउथ कोरिया पे के अगेंस्ट कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे। अब यह है कि यह है कॉम्प्लेक्स सिनेरियो। ईरान की स्ट्राइक, वो जो पेपर्स लीक हुए हैं वो तो खुद ही मेरे ख्याल से उन्होंने लीक कर दिए, ये बताने के लिए कि भाई जो है ये ईरान हमला करने जा रहा था और उसको रोका हमने, हटो बचड़ो। ईरान पे इस वक्त कैसे अटैक होगा? ईरान के प्रेसिडेंट, वो सारा इस वक्त सिनेरियो कुछ और बना हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त। तो ये कि उसको बनता नहीं वो रोके किसी तरह ये रुकवाएं, सीज फायर करवाएं, आगे कैसे चलेगा। लेकिन बड़ा मुश्किल दौर है ये सेक्रेटरी ब्लिंकन का, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। साथ ही जो है वो सिख जो खालिस्तान तहरीक के लोग हैं, उन्होंने कहा 1 तारीख से 19 नवंबर तक एयर इंडिया में, इंडिया की एयरलाइन में कोई ट्रैवल ना करे, खतरा है। इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो अब उसको दुनिया कैसे देखती है, ये भी एक सवाल है। तो मतलब ये है कि ये एक इतनी जंगों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, उधर लेबनान के ऊपर फिर अटैक्स हो रहे हैं, गजा में वो सैकड़ों लोग गजा में मजीद शहीद हो गए हैं, उधर मगरबी किनारे पे हो रहे हैं, उधर वो कॉन्फ्रेंस हुई जो सेटलमेंट के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई है, वहाँ से वो कह रहे हैं कि इसको सेटल करो, ये करो, वो ना करो। जो रशिया है उनका स्टांस बड़ा क्लियर है 2 स्टेट सोल्यूशन पे। यहाँ पे ये बात होगी ब्रिक्स के अंदर, ये एक एलामिया ज़रूर जाएगा गालिबन, ये यूक्रेन के ऊपर और इसके ऊपर। और आज मैं आपको सिर्फ प्रोग्राम को क्लोज करने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि जो स्पोक्स पर्सन है, मैं 33rd जो ईरान के स्पोक्स पर्सन है, सिर्फ ये मैं 33rd स्लाइड आपको दिखाना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि रशिया एंड चाइना कैन फोर्स इसराइल टू स्टॉप ब्लडशेड। जब प्रेसिडेंट वहाँ जा रहे हैं तो उससे पहले ईरान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है वो कह रहे हैं कि रशिया और चाइना फोर्स कर सकते हैं इसराइल को ब्लडशेड से। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं इसी प्रेस ब्रीफिंग में कि हमने भी टारगेट जो हैं ईरान के रिस्पांस टू पॉसिबल, हमने भी ईरान के अंदर सारे टारगेट्स का चुनाव करके रखा हुआ है कि वहाँ से अटैक हो तो हमने कहाँ कहाँ अटैक करना है। और इसराइल में बेशुमार लोग पकड़े गए हैं। इसराइल की मुसाद ने दावा किया, शिन बेत ने, हमने बहुत सारे लोग पकड़े हैं जो ईरान के लिए काम कर रहे थे और हिजबुल्लाह के लिए काम कर रहे थे, और जिन्होंने वो सारी जगह वगैरह बता के वहाँ पर इसराइल में उनके अंदर मौजूद हैं। जैसे यहाँ पे मौजूद थे मुसाद के लोग, उस तरह उनके अंदर भी हिजबुल्लाह के और हमास के और बाकी लोग मौजूद हैं। तो ये एक अजीब सा टर्मोइल है। तो देखते हैं कि अल्लाह खैर करे, अच्छी खबरें आएँ। पहले तो सीज़ फायर होना चाहिए, सीज़ फायर, और उसके बाद जो है वो आगे देखते हैं कि फिर ये मामला किस तरह से आगे जाते हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और बहुत ये बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये तलखी चाइना और इंडिया के दरमियान कम होनी चाहिए, लेकिन फिर उसके नतीजे में अमेरिका कैसे देखेगा, और क्या ये परमानेंट होगा या ये क्योंकि दोकलाम वाला होगा या मुस्तकिल होगा पेट्रोलिंग, मतलब ये अभी बड़ी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन इंडिया ने कम से कम एक दूसरा पता तो शो किया ना कि भाई हम इधर भी हैं,
हम उधर ही नहीं, हम इधर भी हैं, उस पर वेस्ट का रिस्पॉन्स क्या होता है। इंटरेस्टिंग जो है ना सिनेरियो डेवलप हो रहे हैं दुनिया में। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। इंटरेस्टिंग भी और अफसोसनाक भी, क्योंकि कत्लेआम हो रहे हैं। ठीक, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को, नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।